गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में मित्रों, जैसा कि स्क्रीन पे आप प्रश्न देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है पहले प्रश्न से शुरू होकर 50 तक जाएगा, यानी टोटल 50 प्रश्न हैं। और ये प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड चित्रकला अध्यापक परीक्षा 2021, जो कि अभी कुछ दिन महीने पहले यानी अगस्त में हुआ था। 8 अगस्त 2021 को ये पेपर हुआ था, जो कि अभी एक महीने गुजरे हैं। और आज आपका अक्टूबर है 1 तारीख, तो 2 तारीख है आपका आज का अक्टूबर का, मेरे ख्याल से 2 तारीख है, ठीक है। तो वही है प्रीवियस ईयर पेपर का। और देखिए इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि उत्तराखंड में भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वहाँ भर्ती के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। ये पूरे राज्यों का पढ़ाने का मेरा मकसद कला के प्रीवियस पेपरों का भी ये है कि आपको पता चले कि किस तरह के पेपर कहाँ किस स्टाइल में पूछे जाते हैं और क्या उनमें समानता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक और दो 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 का जोड़ा हो रहेगा हमारे पास। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किस पुराण में कलना प्रवरम चित्रम लिखा है। कलना प्रवरम चित्रम, ये कौन से पुराण में इस संस्कृत का लाइन लिखा हुआ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट्स करना शुरू कर दीजिएगा मेरे उत्तर से पहले, और बताइएगा कि उत्तराखंड प्रीवियस पेपर 2021 का चित्रकला अध्यापक का ये जो पेपर है, आपने कितना इसमें सॉल्व किया। इसका एक पार्ट कल दूंगा 50 के बाद से, यानी टोटल 100 प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में इस वाक्य लिखा हुआ है कलना प्रवरम चित्रम, ठीक है। और भी लाइन पूरी लिखी हुई है इसमें, तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है। अमरावती की जो मूर्तियां हैं, यानी अमरावती स्तूप, अमरावती काल जो है, उस समय की मूर्तियों पर किसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। चीनी प्रभाव दिखाई देता है उस समय की बनी मूर्तियों पर, फारसी प्रभाव दिखाई देता है, मुगल प्रभाव दिखाई देता है, या फिर रोमन प्रभाव दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को वहाँ के एग्जामिनर ने भी बनाया है। कुछ प्रश्न आपके मिलते जुलते सभी सिलेबस से ही हैं, कुछ नए ऐसे प्रश्न जो थोड़ा हट के मिलेंगे, जैसे कि ये भी प्रश्न है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है डी, रोमन प्रभाव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 और 4 को देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, ताकि पूरा विकल्प हमारा दो दो सेट का आता रहे, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक ग्रुप की स्थापना बंबई में की गई थी किस सन में। 1947 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1945 ईस्वी में। पैक ग्रुप की स्थापना फ्रांसिस्को न्यूटन सुजा या फिर यानी FN सुजा के द्वारा किया गया था, और उसमें और भी बहुत सारे सदस्य थे कलाकार। तो वो कौन से सन में उन्होंने इसको किया था, इस ग्रुप की स्थापना को? तो इस ग्रुप की स्थापना उन्होंने 1947 में, ए राइट आंसर होगा, किया था। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिले। मणिकुट्टम विधि, आपको तो पता ही है मणिकुट्टम विधि, ये जो है पाश्चात्य कला का इस्तेमाल किया हुआ विधि है। मणिकुट्टम विधि के जो पुराने उदाहरण हैं, ओल्ड एग्जाम्पल हैं, वो किस शैली और नगर में मिले हैं। गोथिक शैली में बने पेरिस नगर में मिले पुराने उदाहरण, रोमन शैली में बने पोम्पोई नगर में मिले, मिस्र शैली में बने मेफिस नगर में बने मिले, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्रश्न जो है बहुत अंदर से कुछ चीज़ों को उठाया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन। और एक तरह से देखा जाए तो TGT हमारे यहाँ जो पूछा जाता है उससे कुछ अलग हटके इनके तरीका है पूछने का, लेकिन तैयारी हर एंगल का करिएगा, यकीनन आप कामयाब होंगे। चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, रोमन शैली में बने पोम्पोई नगर, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं 5 और 6 नंबर प्रश्न क्या प्रश्न संख्या 5 और 6 देखिएगा। लाल लीली, जिसको कुमुदनी बोलते हैं, कुमुदनी का फूल, लाल लीली यानी कुमुदनी पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित है। एकदम अंदर से इस लाइन को पूछा गया है और ये जो पूछा गया है प्रश्न हूबहू इसी तरह आपको रीता प्रताप की बुक में उस गुफा में पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको कि जोगीमारा गुफा में ये अंकित है, सित्तनवासल की गुफा में, बाघ की गुफा में, ये अजंता की गुफा में। अजंता में तो वो है ही नहीं है, अजंता में तो किसी भी जो है फूल, इस फूल का तो वर्णन कभी हुआ ही नहीं, आपने भी पढ़ा होगा। बाघ में भी नहीं है। अब बचता है दो, जोगीमारा और सित्तनवासल। तो इसमें से कौन सा गुफा है जिसमें लाल लिली, जिसे कुमुदनी कहते हैं, के पुष्पों पर यानी उस पुष्प के ऊपर युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित है मित्रों? तो वो है आपकी जोगीमारा के गुफा में। कहाँ अंकित है? जोगीमारा की गुफा में। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस सन में हुई थी? 1915 में, 1920 में, 1907 में या 1910 में? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना बंगाल शैली के एक कलाकार ने की थी और उस बंगाल शैली का नाम भी जरूर आपके दिमाग में होगा, अगर नहीं है तो मैं बता भी दूंगा आपको अभी। फिलहाल पहले इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1907 में और स्थापना करने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनी बाबू। और उन्होंने किनका हेल्प लिया था इसकी स्थापना करने में, ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, ये चल रहा है आपका सहायक अध्यापक पर भर्ती परीक्षा 2021 में 8 अगस्त को जो हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, 7वां प्रश्न कह रहा है वृत्त की परिधि पर, वहां देखिए वहां रेखा गणित भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं वहीं जो है प्राविधिक कला का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो बुक है छोटे लेवल के उसमें जो है रेखा गणित आते हैं, तो रेखा गणित इसमें भी पूछा जाता है। जैसे ये देखिए 7वां, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वृत्त की परिधि मतलब एक वृत्त बनाइए इस तरह से, तो ये जो किनारे का हिस्सा है ऊपर जो दिख रहा है सर्किल के बाहर का ये हिस्सा, ये परिधि है। जैसे कि मान लीजिए हमने वृत्त की परिधि पे एक यहाँ बना दिया बिंदु और हमने वृत्त की परिधि पे एक यहाँ बना दिया बिंदु, P यहाँ Q डाल दिया हमने। ठीक है, कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, एक बिंदु ये और एक बिंदु, दोनों को मिलाने वाली, एक तो एक केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु से इधर मिलाइए चाहे केंद्र बिंदु से उधर मिलाइए, दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो मित्रों वृत्त के अगल बगल यानी केंद्र बिंदु से हट के, इस केंद्र बिंदु से बीच के हट के जो भी रेखा जाती है उसे हम कहते हैं जीवा। ठीक है, इतनी गणित तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मतलब उसका अर्थ क्या है? मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की? मकड़ी और लैंप, सीधा सीधा। इस चित्रकार को किसने बनाया? मकबूल फिदा हुसैन ने, सैलोज मुखर्जी, नंदलाल बोस या के हैबर? और एक बात और दिल से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की हमारी जो उत्तराखंड की प्रीवियस पेपर 2021 का ये मॉडल पेपर चल रहा है कैसा लगा आपको? ठीक है, तो मित्रों इसको बनाया था मकबूल फिदा हुसैन ने यानी MF हुसैन ने 1885 में। इस चित्र को 1885 में MF हुसैन के द्वारा बनाया गया। चलिए 9 और 10 नंबर देखते हैं। 2-2 का जोड़ा है, मैंने पहले ही बताया है 2-2 का जोड़ा रहेगा आपके प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है किसका कथन है? क्रोचे का, टाल्स्टाय का, हीगल का या प्लेटो का? तो उम्मीद करता हूं कि ड्रॉप कर रहे होंगे अपने कमेंट्स को, अपने लाइक को, वीडियो देखने के बाद अपने शेयर को आपने जारी रखा होगा। और फेसबुक की लाइव क्लास कल भी नहीं चली थी और मित्रों आज भी नहीं चलेगी, क्योंकि 2 दिन थोड़ा मैं ऐसे वर्क में हूँ कि उस समय मैं रहता ही नहीं हूँ घर पे, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो आज भी नहीं चलेगी, बस आज भर। ठीक है, सोमवार से फिर आपकी 9:30 बजे से चलने लगेगी, सिर्फ आज भर। तो आज सुपर संडे मैराथन का ये वीडियो चल रहा है आपका उत्तराखंड प्रीवियस पेपर 2021 कला,
जिसका 9वां प्रश्न आपसे जो पूछ रहा था उसका सही जवाब है प्लेटो। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र इसमें से कौन सा है? कलमकारी शैली बहुत ही बेहतरीन लोक कला शैली है कलमकारी, और उसका प्रोसेस आप लोग कभी पढ़िएगा किताब में या गूगल करके पढ़िएगा। गोबर वगैरह का सब कुछ घोल बना बना के उसको कैसे क्या करके तब उस पर छापा किया जाता है, तो उन सब जानकारियों को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दुल्हन का श्रृंगार है प्रसिद्ध चित्र कलमकारी शैली का। संथाल परिवार है। यात्रा का अंत या जीवन वृक्ष। तो विकल्प से भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। जैसे कि देखिए दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल ने बनाया है, ठीक है। सांथाल परिवार राम किंकर बैज ने बनाया है। यात्रा का अंत अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है जिसमें ऊँट ऐसे धरती पे लेटा हुआ है। तो बचता है डी, लॉजिकली डी, जीवन वृक्ष। कौन है? जीवन वृक्ष। जीवन जो वृक्ष है यही मित्रों कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 और 12 को लीजिए। 11 नंबर कह रहा है ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम। ईरानी और राजस्थानी शैली के मिश्रण, समन्वय, मिलान, जो भी कह लीजिए, मिलान कह लीजिए, मिश्रण कह लीजिए, ठीक है, इन शैली से विकसित चित्र यानी विकसित चित्र शैली जो थी वो पाल शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है या बशोली शैली है। तो ईरानी है। इसमें एक बात दिमाग में रखिएगा, ईरानी जब है तो वो मुगल शैली की कॉम्बिनेशन है। मिलान, मिश्रण या समन्वय मुगल शैली से। 12 नंबर प्रश्न अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 10 में मिले चित्र मौजूद हैं, 19वीं गुफा में मौजूद हैं, 16वीं गुफा में मौजूद हैं या फिर 17वीं गुफा में मौजूद है? अजंता की कौन से गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले? तो मित्रों अगर आपने रीडिंग किया है दिल से एकदम कांस्टेंट होकर सेल्फ स्टडी अपने बुक का आपने अगर किया है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि चैनल को तो एक जरिया है आप तक पहुँचने का, आपसे प्यार मोहब्बत से जुड़ने का, लेकिन सेल्फ स्टडी इतनी बेहतरीन होती है कि जो इंसान उसको पढ़ रहा हो वो अपनी गहराइयों को पढ़ के रखेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 17वीं गुफा संख्या 17, जिसमें सबसे अधिक चित्र मिले हैं। साक्षात एकदम लिखा हुआ है रीता प्रताप की बुक में लाइन। अगला प्रश्न है कला अभिव्यंजना है। कला जो है वो अभिव्यंजना है। इस कोटेशन को कहने वाले कौन है? क्रोचे, सेलिंग, सुजैन लैंगर या क्लाइव वेल? किसने कहा कि कला जो है एक अभिव्यंजना है? तो इस तरह के प्रश्न जैसे कि कोटेशन हुआ, जैसे कि चित्र श्रृंखला हुआ, जैसे कि बुकों का नाम हुआ, जैसे कि नव प्रभाववाद, प्रभाववाद इस तरह का हुआ, इन सब चीज़ों को एक अलग अलग पेज पे बना कर रखिए और एक ही बार उसको डेली एक बार उसको देखा करिए। आपके दिमाग में, आपके जहन में वो हमेशा याद रहेगा और जो ही आपके सामने प्रश्न आएगा बेहिचक आपका दिमाग सिग्नल देगा यही मेरा उत्तर है, ठीक है। यही तरीका है पढ़ने का। तो इसका सही जवाब है मित्रों क्रोचे ने कहा था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले। कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत भारत में करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार। देखिए कितना कॉमन पॉइंट इसमें, इसका सीधा सीधा कॉमन पॉइंट एक ही लाइन है नीचे, पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने तेल चित्रण की शुरुआत की। अब वो किस पे बनाया था ये तो नहीं था, लेकिन यहाँ देख दिया कि कैनवास पे उन्होंने बनाया। तो प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तेल चित्रण का इस्तेमाल किया था वो थे राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 और 16 कह रहा है भरहूत स्तूप संबंधित है। जो भरहूत स्तूप है वो कौन से काल का स्तूप है? शुंग काल से संबंधित है भरहूत स्तूप, मौर्य काल से संबंधित है भरहूत स्तूप, गुप्त काल से या फिर कुषाण काल से संबंधित है भरहूत स्तूप, ठीक है। ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 है, 50 प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चलिए उम्मीद करूंगा साथियों कि आपको अच्छा भी लगेगा और इस पे आप प्यारा सा लाइक शेयर तो ज़रूर देंगे।
ये उम्मीद है मुझे। तो भरहुत स्तूप जो है मित्रों, आप रीता प्रताप की जब बुक पढ़िएगा तो उसमें सीधे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि शुंग शासकों, ठीक है, शुंग काल यानी शुंग शासकों काल में निर्मित शुंगकालीन मूर्ति का दूसरा मुख्य केंद्र है भरहुत स्तूप, जिसका समय काल आपको मैंने बताया था 185 से 80 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर के बाद 16 नंबर, वास्तु तकनीक के अग्रगाड़ी चित्रकार, अग्रगाड़ी की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। वास्तु तकनीक के अग्रगाड़ी चित्रकार कौन थे? तो मित्रों, क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे, राम किंकर बैज, अमृता शेरगिल या अब्दुल रहमान जुगताई? अग्रगाड़ी की बात कर रहा है तो वास्तु तकनीक के अग्रगाड़ी चित्रकार जो थे मित्रों, वो थे अब्दुल रहमान जुगताई साहब। कौन थे? अब्दुल रहमान जुगताई। आगे बढ़ते हैं। 17 और 18 नंबर जोड़ी दो दो प्रश्नों का है इसमें। सित्तलवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सित्तलवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर आपकी सिख धर्म से? सित्तलवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं मित्रों? ये है आपका प्रश्न अगला स्क्रीन का। कमेंट्स, लाइक, शेयर और बताइएगा कि आज का ये उत्तराखंड का जो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ कैसा लगा आपको। 50 प्रश्न है, 50 कल के पार्ट में मिलेगा आपको। सित्तलवासन की गुफाएं पांड्या राजवंश में बनी 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच का ये गुफा, जो कि इस समय आपके तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टाई के पास स्थित है, जिसको हम लोग जैन संतों यानी जैन संतों के सिद्धों का निवास भी कहते हैं। मित्रों, ये जो था आपके जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित ये गुफा है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, चौगान प्लेयर किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर, इसमें रानी अपने सहेलियों के साथ चौगान खेल रही, यानी घोड़े पे खेला जाता है। चौगान एक खेल होता है जिसपे घोड़े पे उसको खेला जाता है। क्या वो बीकानेर शैली का चित्र है, जयपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का या जोधपुर शैली का? तो मित्रों, चौगान प्लेयर जो है वो जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 और 20। 19 कह रहा है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित है? यानी जहांगीर का अपना व्यक्ति चित्र बनाया गया है और उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया है उस व्यक्ति चित्र में? फूल लिया है, पक्षी लिया है, फल है या बच्चा है? यानी जहांगीर के व्यक्ति चित्र में जहांगीर खड़े हैं और वो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? तो जहांगीर जो है उन्होंने फूल लिया है अपने हाथ में। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। उस्ताद मंसूर इन्हीं जहांगीर के शासनकाल का बेहतरीन चित्रकार थे। प्रकृति चित्रकार, पशु पक्षी चित्रकार। तो इसमें आप देख लीजिए, वैसे ही आप पकड़ लेंगे कि इसमें पशु पक्षी से संबंधित एक ही ऑप्शन है और वो है बी, साइबेरिया का सारस। सारस एक पक्षी है और ये प्रकृति और पशु पक्षी के चित्रकारिता में माहिर थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे है। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बसोहली में यानी बसोहली शैली में जो शीश महल बनवा कर, यानी बसोहली शैली में शीश महल बनवा कर उसे चित्रों से किसने सजाया था? बसोहली शैली अगर आपने पढ़ा होगा तो बसोहली शैली में शीश महल बनाया गया और उस शीश महल को बनवाने के बाद, ठीक है, उसको चित्रों से सजाया महेंद्र पाल ने, अमृतपाल ने, कृपाल पाल ने या अजीत घोष ने। ठीक है,
चूँकि ये सभी लोग शासक थे उस समय, अपने अपने दौर के बसोहली शैली चित्रकला जो है वो काफ़ी मशहूर चित्रकला के दौर की रही है, और उस समय के शासक जो है बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए हैं। इसमें से कौन वो शासक थे जिन्होंने बसोहली शैली में बनवाया शीश महल को और अपने चित्रों से सजाया? तो मित्रों, वो थे आपके महेंद्रपाल। कौन थे? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो बसोहली शैली के शासक थे और उन्होंने ही ये बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है। गुफा संख्या 1 में बना ऐतिहासिक विश्व विख्यात चित्र कौन सा है? कॉमन पॉइंट, गुफा संख्या 1। माता और शिशु का गुफा संख्या 1 में बना है, ठीक है, रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं। पद्मपाड़ी बोधिसत्व का बना है, बैठे हुए बुद्ध का, या मजीरा बजाती महिला। तो ना ही ए सही है क्योंकि उसमें नहीं है, ना ही सी सही है और ना ही डी सही है, बी सही है, बोधिसत्व पद्मपाड़ी। बिल्कुल हिट चित्र का नाम है ये, और हर एग्जामिनर में एग्जामिनर पूछता आया है आज तक। ठीक है, आपने प्रीवियस एचटेट का भी जो मैंने पढ़ाया है देखा होगा। 23 और 24 नंबर प्रश्न। 23 कह रहा है, वह चित्रकार जो वास्तुकार और मूर्तिकार भी थे, यानी चित्रकला के साथ साथ वास्तुकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। वो पाश्चात्य चित्रकार रैफेल थे, कोरेजियो, दुच्चियो या माइकल एंजिलो। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो मेरे लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे और अपने कमेंट्स पूरे शिद्दत के साथ ईमानदारी से दे रहे होंगे जवाब में। तो मित्रों, हमारा ये प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है डी, माइकल एंजिलो। 24, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित की गई? यहाँ कलाकार का भी नाम दिया और कला जो बनाया उसका भी नाम दिया। अब माध्यम पूछ रहा है, कौन से माध्यम में अमृता शेरगिल ने 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां बनाई? तेल रंग, जल रंग, टेम्परा या एक्रिलिक? तो 3 गर्ल्स को अमृता शेरगिल ने बनाया था ऑयल माध्यम में। ठीक है, 25 और 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम, अजंता के गुफा चित्रों का जो माध्यम है वो टेम्परा है, तेल रंग, पेस्टल रंग या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन सभी चीज़ों को पढ़े हैं तो आपके लिए ये पेपर आसान दिख रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और, कमेंट्स भी व्हाट्सएप पे कई लोग हमारे जो है फेसबुक पे किए थे, फेसबुक पे कह रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें एक हरियाणा के कोई थे जिन्होंने कहा था कि सर हम हरियाणा से, जो हरियाणा से हैं उनको मैं वो जब भी अगर आज हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो इस नंबर पे हमको कांटेक्ट करें। ठीक है, जो भी हरियाणा से हैं इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर लें। देखिएगा ये 9779 है, व्हाट्सअप करिएगा मुझे, मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, 885852 9779। इस नंबर पे जो हरियाणा से हैं या फिर जो उत्तराखंड से, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड से भी ये जो है हमने पेपर बनाया है, तो यहाँ पे भी हो सकता है किसी का सवाल हो। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांगड़ा शैली किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, यानी पूरे शबाब पे थी कला की? तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, संसार चंद्र के। किसके? संसार चंद्र के। 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। 27 और 28 नंबर पॉइंट। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली, नाथद्वार शैली, मेवाड़ शैली से जुड़ा हुआ ये शैली। उस समय शिवदयाल थे चित्रकार, निहाल चंद्र थे, निसारदीन थे या मनोहर? कौन था किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार? तो मित्रों, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र, चित्र बनी ठड़ी, याद होगा आपको। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार कौन थे इसमें से? D.P. राय चौधरी, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल या अवनींद्र नाथ टैगोर?
अब इस प्रश्न को पकड़ना है तो सीधा सीधा एक चीज याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल कौन सी शैली का रूप है? तो मित्रों वो है बंगाल शैली का रूप, और इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं बंगाल शैली से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं को ही पुनर्जागरण के प्रमुख नेता और मार्गदर्शक चित्रकार के रूप में भारतीय कला का जाना जाता है। अगला प्रश्न है 29 और 30 नंबर, देखिएगा। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर, ये सब कहाँ का है? तो मित्रों सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ये सब दक्षिणी शैली का है। मुगल के बाद जो दक्षिणी शैली आया उसमें 3 ही राज्य सक्रिय थे कला में, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है चवर धारड़ी, ये देखिएगा इसमें टाइपिंग वो अपना जो भी किया हो, लेकिन चावर धारड़ी है, चामर धारड़ी भी कई जगह है। यह छिड़ी मूर्ति प्राप्त हुई, तो चावर धारड़ी जो मूर्ति प्राप्त हुई, देखिए ये सभी ओपन प्रश्न है और हर कंपटीशन में आपसे पूछा गया है। यूपी में आइए, स्टेट में जाइए, राजस्थान में जाइए, उत्तराखंड देख ही रहे हैं आप, ये सभी प्रश्न ओपन प्रश्न हैं, कॉमन प्रश्न हैं। सही जवाब दीदारगंज, पटना। ठीक है। अगला प्रश्न 31 और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? यानी पहाड़ी शैली का कला केंद्र नहीं है, इसमें से कौन सा? पहाड़ी शैली में क्या बसोहली नहीं आता, मेवाड़ नहीं आता, कांगड़ा नहीं आता, या गुलेर नहीं आता? तो मित्रों ध्यान से देखिए, राजस्थानी चित्रकला का इसमें से कौन सा शैली मौजूद है? तो सीधा सीधा मेवाड़ शैली मौजूद है, क्योंकि मेवाड़ जो है वो राजस्थानी चित्रकला का है, ना कि पहाड़ी शैली का। पहाड़ी का बसोहली, कांगड़ा और गुलेर है। ठीक है, तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र। दक्षिणी शैली मतलब दक्षिणी शैली मतलब बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर में बना एक चित्र इसमें से कोई है? तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र नर्तक है, रागमेघ, बांझ या मारू रागिनी। मारू रागिनी तो पहाड़ी शैली में कई जगह बने हैं, रागमेघ भी बने हैं। बांझ पक्षी का जिक्र कहीं कहीं होगा, लेकिन कंफर्म कह लीजिए तो कम ही है। तो बचा सिर्फ एक, नर्तक। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न क्या कह रहा है, गंगा अवतरण पल्लव वंश में, यानी पल्लव के शासकों में बनाया गया गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्ति कला की जो विषय वस्तु है, यह क्या है? मतलब किस विषय को लेकर गंगा अवतरण उस मूर्ति शिल्प का नाम रखा गया जो पल्लव वंश के समय में काट कर पहाड़ों को बनाया गया था? महाभारत है उसका विषय वस्तु, भागीरथ की तपस्या, रामायण या भगवान बुद्ध? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में, और बहुत अच्छा प्रश्न है। सच में आपको मैं बताऊं मित्रों, तो मुझे हर राज्य के प्रीवियस पेपर को पढ़ाने का एक फ़ायदा मुझे भी है कि बहुत सारी चीज़ों की अच्छी भी जानकारियाँ हो जाती हैं। आप भी पढ़ेंगे, आपको भी होगा। ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं भी सीखता हूँ कुछ ना कुछ आपसे, आप हमसे, आप भी किसी ना किसी से सीखिए, लेकिन सीखिए। तो इसका सही जवाब है 33 नंबर का बी, भागीरथ की तपस्या। गंगा अवतरण, गंगा जो नदी है, गंगा देवी को उन्होंने पृथ्वी पर उतारने के लिए तपस्या शुरू की थी, वही है भागीरथ की तपस्या। ठीक है। 34 नंबर, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? एक मिनट जरा थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं, पूरा विकल्प नहीं दिख रहा है। ठीक है, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? रूपम पत्रिका, ठीक है, इसका प्रकाशन आरंभ हुआ 1920 में, 1922 में, 1925 में या 1919 में। मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी रूपम पत्रिका का नाम ले तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का सेशन याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, और ये भी 1919 में ही आरंभ हुआ था। ठीक है, रूपम पत्रिका। 35 और 36 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आइडियल ऑफ ए इंडियन आर्ट, आइडियल ऑफ ए इंडियन आर्ट पुस्तक के राइटर कौन है? आइडियल्स ऑफ ए इंडियन आर्ट, क्या नंदलाल बोस ने लिखा, ई.बी. हेवल साहब ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, या आनंद कुमार स्वामी ने लिखा? ठीक है,
अब मैं इसमें लॉजिकली एक बात देख लीजिए कि इनका लिखा हुआ बुकों का कुछ ही सीमित एरिया है और इनका भी, ठीक है। बचते हैं बी और डी, क्योंकि ये कला इतिहासकार, कला समीक्षक रहे और इन्होंने अपने लाइफ में कला के बारे में बहुत सारे सर्वे करने के बाद बहुत सारी बुकों को लिखा। अब सवाल ये है कि बी और डी में कौन सही है। तो मित्रों, इंडियन आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, आइडियल्स ऑफ ए इंडियन आर्ट को लिखा है ईवी हैवेल ने, ठीक है। अगला 36 नंबर, क्यूरो स्क्यूरो, क्यूरोस्क्यूरो है क्या? क्या चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव जो होता है उसको कहते हैं क्यूरोस्क्यूरो, चित्र में काले रंग के प्रभाव को, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव, या उपयुक्त में से कौन नहीं? तो अगर आपने पढ़ा होगा कला के जो वो क्या बोलते हैं, राकेश गोस्वामी की अगर आपके पास बुक होगी तो वो, या फिर एक दो और बुक है रथी की जो है राइटर की वो होगी, तो आपने ध्यान से अगर वहाँ पढ़ा होगा तो उसमें दिया होगा चित्र में छाया प्रकाश का जो प्रभाव देता है उसी को हम कहते हैं क्यूरोस्क्यूरो, ठीक है। 37 और 38 नंबर प्रश्न देखिए। भारत का पिकासो कहा जाता है, भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? यहाँ विकल्प के अनुसार उत्तर देना है, ना कि ये कहना है कि सर इनको भी कहा जाता है। जिनको और कहा जाता है वो किसी और दौर में जन्म लिए, और जिनको इस विकल्प में है ये किसी और सन में जन्म लिए, ठीक है। तो भारत का पिकासो जॉर्ज किड को कहा जाता है, चूंकि जॉर्ज किड भारत के नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बचते हैं अमृता शेरगिल और यामिनी रंजन राय, और नीचे का विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो, ठीक है। तो सिंपल बात, बी और सी बचा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यामिनी रंजन राय को। यामिनी रंजन राय साहब को भारत का पिकासो कहा गया। एक और कलाकार को कहा गया, लेकिन वो इनके पहले थे या इनके बाद में, यह आपको तय करना है। 38 नंबर प्रश्न, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? जो गोथिक शैली थी, गोथिक युग, उसमें चित्रकला की प्रधानता थी, संगीत कला की, भवन निर्माण जिसको स्थापत्य कला कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों, गोथिक कला जो थी वो भवन निर्माण यानी स्थापत्य कला की प्रधानता थी उसमें, ठीक है। चलिए 39 और 40 नंबर देखिए, इसके बाद 10 प्रश्न और है। मैंने 50 प्रश्न दिया है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। 100 प्रश्न उसमें है, पहला पार्ट है, और कल हम इसका दूसरा भी पार्ट आपको दे देंगे, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है 39 नंबर, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। रंगों के संयोजन का ज्ञान सादृश्य कराता है, प्रभावशीलता कहलाता है, लावण्य योजना कराता है, या वर्णिका भंग? सीधे उल्टा प्रश्न पूछा है इसने। इस तरह के प्रश्न और भी कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं, राजस्थान में भी और एचटेट में भी। तो वर्णिका भंग जो होता है वही हमारा रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम, यानी इसी को कई बार देखिएगा पढ़े होंगे, तीनों कलाओं का संगम या तीनों धर्मों के कलाओं का संगम कई बार पूछ देता है प्रश्न में। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन वो प्रश्न का आंसर कुछ और होगा। प्रश्न कई बार पूछता है तीनों कलाओं के, तीनों धर्मों के कलाओं का संगम, वो भी पूछता है, उसमें भी आपका उत्तर देखिएगा। और यहाँ कह रहा है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है लोथल में, अजंता में, जोगीमारा में, या फिर सिंधु घाटी में। तो तीनों कलाओं का संगम अजंता में आपको देखने को मिलेगा, तीनों धर्मों का भी उसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 41 और 42। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य जो है वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, इस कोटेशन को किसने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति शब्द है इसमें, टॉल्स्टॉय ने कहा, प्लेटो ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, या अरस्तू ने? तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रीता प्रताप की बुक में रविंद्रनाथ टैगोर का जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, ये लाइन उन्होंने कहा है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, अकबर काल में चित्रित गोवर्धनधारी कृष्णा लिफ्टिंग इन माउंटेन, अंग्रेजी में
अकबर काल का बना जो चित्र है किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? गोवर्धनधारी कृष्ण, अमरनाथ सहगल ने बनाया, मिस्किन ने, लक्ष्मा गौड़ या तैयब। अब इसमें देख लीजिए, एग्जामिनर ने विकल्प जो बनाया है उसको भी कहा जाएगा कि एक तरह से मजाक की तरह ये विकल्प बना हुआ है, क्योंकि अकबर काल का पूछ रहा है तो ना ही अमरनाथ सहगल आते हैं अकबर काल में, ना ही लक्ष्मा गौड़ आती हैं, और ना ही आपके तैयब मेहता आते हैं, तो बचते हैं मिस्किन। ये कब कन्फ्यूज करता है? जब मिस्किन, बसावन, मीर सैयद इस तरह के ऑप्शन होते तब आपको कन्फ्यूज करता है, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे आपको हिंट दिया जा रहा है। अब इसके बाद भी जिन्होंने इस पेपर को सही से नहीं संभाला होगा तो थोड़ा सा उनको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। 43 और 44, पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? शानदार प्रश्न, बहुत ही आसान कह लीजिए, और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग कराता है, यानी SSSSC.UK.gov.in साइट है उनका, वो कराता है। और पिछले साल इस भर्ती को जो है निकाला था 20 में और 21 में इसका पेपर कराया गया। अब कई लोग उसकी एलिजिबिलिटी की भी चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। BFA या BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, वो यही मांगता है। उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी से NCT द्वारा मान्यता प्राप्त B.Ed हो, ये मांगता है। या फिर जो है 4 वर्षीय 5 वर्षीय जो आ रहा है BA B.Ed BSc B.Ed करके, इस तरह का हो, लेकिन कला से ही होना चाहिए। इस किसी भी डिप्लोमा का वहाँ जिक्र नहीं किया है। एक हमारी मोहतरमा यानी फीमेल ही थी हमको लग रहा है, या मेल जो भी हो, उन्होंने कल हमारे ग्रुप में कमेंट्स किया था व्हाट्सएप के कि सर कोई डिप्लोमा करना बड़ी बात नहीं है, इग्नू भी डिप्लोमा कराता है, और भी कई लोग डिप्लोमा कराते हैं, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का, लेकिन वो मान्य नहीं करता है हर जगह, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर अपना बनाता है तो उसका अपना एक वो बना देता है। जैसे देख लीजिए हरियाणा टेट का एलिजिबिलिटी मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है, उसमें कहीं भी डिप्लोमा नहीं मांगा है उसने, सीधे सीधे मांगा है BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से या फाइन आर्ट होना चाहिए, B.Ed में भी टीचिंग सब्जेक्ट एक होना चाहिए, उन्होंने मांगा था, ठीक है। तो इस शैली का जो चित्र है ताड़पत्र पे बना। अब 44 नंबर कह रहा है कि रूमी कलम का संबंध किस शहर से है? तंजौर से, अमृतसर से, भुवनेश्वर से या लखनऊ से? तो मित्रों, रूमी कलम का शहर जो है वो लखनऊ से है, ठीक है। अगला है, ये देखिएगा थोड़ा सा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 45 नंबर और 46 नंबर। 45 नंबर कह रहा है पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? पिरामिड देखा है ना, मिस्र में पिरामिड जो होता था, मिस्र के दौर में पिरामिड, तो पिरामिड का जो तिर्यक फलक होता है, तिर्यक, त्रिकोण, आयतकार, षटकोणीय या वर्गाकार, वो कही रहा है तिर्यक। तो जब वो तिर्यक है तो जाहिर सी बात है पिरामिड त्रिकोणाकार में होता है, तिर्यक फलक, इस तरह से पिरामिड होता है, ठीक है। 46 नंबर, एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर या चिल्ड्रेन, ठीक है। एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र कौन सा है इसमें से? तो वो है आपका भंवर मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न 47 और 48, इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, फाइनल सबमिट हो जाएगा। और बताइएगा कैसा है आज का प्रश्न आपका। प्रीवियस पेपर 2021 उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में? ये भी सब कॉमन प्रश्न है जो आए हैं अभी तक हर राज्यों में। प्रकाश की मात्रा यानी सूर्य के प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? श्वेत, कौन से रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश की मात्रा? श्वेत में, नीला में, लाल या पीला में? कला भी कहिए, एक तरह से फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन कहिए। सही जवाब है येलो, यानी पीला कलर जो होता है वो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक उसी में होती है। 48 नंबर पर कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा, चलिए खींच दिया हमने एक वक्र रेखा, ठीक है। एक वक्र रेखा है, ठीक है, कोई भी, और उसमें ये वृत्त घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है।
जिस वक्र रेखा में वृत्त घिरा होता है उसे परिधि कहते हैं, त्रिज्या, व्यास या केंद्र। तो ये जो होता है एरिया ना, उसको हम कहते हैं मित्रों परिधि। परिधि मतलब वृत्त का बाहरी किनारा। ठीक है। और वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 और 50 फाइनल सबमिट करिएगा। सुपर संडे मैराथन प्रीवियस पेपर 2021 का पार्ट 1 का 50 प्रश्न फाइनल होने जा रहा है। इसके बाद कल आपको 50 के बाद से 100 तक मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि 49 नंबर, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? घन और घनाभ दोनों में अंतर होता है। घन इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे होता है घन। और घनाभ जो होता है मित्रों, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, एरिया उसका थोड़ा सा इस तरह से बड़ा आपको दिखाई देगा, ऐसे 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 और ऐसे, दोनों में अंतर है। घन का एग्जाम्पल लेना है तो लूडो का गोटी ले लीजिए, और घनाभ का एग्जाम्पल लेना हो तो ज्योमेट्री बॉक्स को ले लीजिए, माचिस के डब्बे को ले लीजिए, और भी कई चीज़ें हैं जिसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो लूडो का गोटी लीजिए, उसको हम घन कहेंगे। तो घन में हमको कितने तल दिखाई देते हैं? तो मित्रों घन में अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सिर्फ 3 ही तल दिखाई देगा। घन में सिर्फ 3 तल दिखाई देंगे, सामने वाला, ऊपर वाला और साइड वाला एक कोई हिस्सा, बाकी 3 नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला जो बिहार में है, ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराजी का स्तूप है, सांची का स्तूप है, भरहूत का स्तूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पकड़ना है, या फिर अगर आपको पता होगा तो कोई बात नहीं है लॉजिकली, लेकिन लॉजिकली अगर आप पकड़ना पसंद करते हैं, इस प्रश्न को नहीं दिमाग में आ रहा है तो तक्षशिला है बिहार में, पहली बात। सांची का स्तूप बिहार में नहीं है, भरहूत का स्तूप बिहार में नहीं है। तो कौन बचा? बचता है धर्मराजी का। धर्मराजी का ही है जो कि बिहार में है। ठीक है। तो इसलिए तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धर्मराजी का स्तूप जो कि बिहार में है। तो मित्रों बताइएगा कि आज की मैराथन क्लास संडे की 50 प्रश्नों की प्रीवियस पेपर कैसे लगी। कल 50 प्रश्न और दूंगा, यानी इसके बाद से 51 नंबर से 100 तक शुरू होगा। तैयार रहिएगा उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ईमानदारी से। दीजिए आज के लिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।